Hello everyone, welcome to Solitude Education. My name is Amir Reza and today we are going to discuss about the load calculation on a building. There are various load applying on a building, acting on a building that we are going to calculate today or discuss today. तो आज की टॉपिक ये है कि जो भी बिल्डिंग्स पे अलग अलग टाइप्स की लोड आती है, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, डेड लोड, लाइव लोड, उन सब के बारे में हम जानेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड ने हमें कौन कौन सी कोड प्रोवाइड की है उसके लिए हम उस चीज के बारे में जानेंगे और आगे आने वाले इन फ्यूचर्स की वीडियो में हम आपको अलग अलग लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के न्यूमेरिकल्स में, वो भी आपको बताएंगे। तो ये सीरीज आज से स्टार्ट होगी और आपको हर हफ्ते में एक या दो वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएगी। तो इन सारी लोड्स के कैलकुलेशन देखने के लिए और अर्थक्वेक की न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आप आगे भी इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब लोड बहुत टाइप्स के होते हैं, डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, स्नो लोड होता है, अलग अलग टाइप्स की लोड होती है। तो मेनली इन लोड्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अब वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का मतलब हो गया वाई डायरेक्शन में, इसको वर्टिकल बोल दो। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो हमें पता है। अब आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी लोड आएगी, वर्टिकल में कौन कौन सी आएगी। तो जो वर्टिकल में पहली लोड आती है वो आती है डेड लोड। अब डेड लोड का नॉर्मल मोटा मोटा मैं बताऊं तो डेड लोड का मतलब होता है जो नॉर्मली एक ही प्लेस पे होती है, अप्लाई होते रहती है, वो मूवेबल नहीं होती है बहुत ज्यादा केसेस में। अब लाइव लोड आता है, लाइव लोड भी वर्टिकली लगता है। लाइव लोड मूव कर सकता है, स्टेबल भी रह सकता है। टेम्पररी लोड को भी लाइव लोड में कैलकुलेट करते हैं कई बार। उसके बाद आती है स्नो लोड। स्नो लोड भी वर्टिकल ही होता है। अब स्नो लोड हो गई। स्नो लोड के बाद अब हॉरिजॉन्टल पार्ट में चलते हैं। हॉरिजॉन्टल पार्ट में बहुत कम लोड्स होती है, लेकिन ठीक है जो भी है। पहली चीज आती है उसमें विंड लोड। विंड लोड आपने देखा होगा हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही विंड ब्लो होती है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि विंड ऐसे बह रही, ऐसे कभी नहीं बहती विंड हमेशा ऐसे बहती है। तो ये किसी भी, अगर ये हमारी बिल्डिंग है तो विंड ऐसे एक्ट करेगी, बिल्डिंग्स पे भी, रूफ पे भी, उसके हर जगह। तो ये इसलिए हॉरिजॉन्टल में आता है। विंड लोड के बाद आता है अपना अर्थक्वेक लोड। अब ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी हाई राइज बिल्डिंग बोल लो नॉर्मली, या 3 से 4 फ्लोर G+3 के बाद या 4 के बाद नॉर्मली लोग यूज करते हैं। अब इन सब चीज अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करते हैं और विंड लोड को अराउंड 30 मीटर के बाद कंसीडर करते हैं। अब ये 30 मीटर ऊपर नीचे भी हो सकता है, बिकॉज मेरे को भी ऐसा एकदम फॉर्सर याद नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था अलग अलग लोड किस किस डायरेक्शन में एक्ट करती है। आप देख सकते हैं ये स्नो लोड है। उसके बाद ये हो गया आपका पैसिव विंड लोड। उसके बाद ये हो गया नेगेटिव विंड लोड और ये हो गया आपका डेड लोड। ये लाइव लोड। लाइव लोड में इन्होंने बेड कंसीडर किया क्योंकि ये मूवेबल भी है और टेम्पररी भी है। डेड लोड में स्लैब है, फ्लोर्स है, तो ये डेड लोड है, ये फिक्स्ड है, इसलिए ये डेड लोड में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डेड लोड के बारे में। डेड लोड होता क्या है? तो नॉर्मली लिखा गया है डेड लोड इंक्लूड लोड दैट आर रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, ज्यादा बढ़ता या घटता नहीं है। एंड इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, जो स्ट्रक्चर की वेट है उसको भी कंसीडर करते हैं डेड लोड में। उसके बाद आती है चीज हमारी, उसके बाद आती है हमारी इसमें कौन कौन सी चीजें कंसीडर होती है। तो नॉर्मली हम इसमें वॉल कंसीडर कर लेते हैं, प्लास्टर्ड बोर्ड कंसीडर कर लेते हैं, कारपेट भी आ जाता है, रूफ भी हमारा आता है डेड लोड में। अब डेड लोड को नॉर्मली परमानेंट और स्टैटिक लोड भी बोला जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। डेड लोड को ही अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग टर्म्स में हम परमानेंट लोड और या फिर स्टैटिक लोड भी बोल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि बिल्डिंग मटेरियल आर नॉट डेड लोड अंटिल कंस्ट्रक्टेड इन परमानेंट पोजीशन। लेट्स सपोज कि हमारे साइट्स पे कोर्स एग्रीगेट आती है, फाइन एग्रीगेट आती है, सीमेंट्स आती है, तो इनको हम लाइव लोड में कंसीडर करेंगे, इनको हम डेड लोड में कंसीडर नहीं कर सकते जब तक उनसे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर लेते। एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हमने, लेट्स सपोज हमारे पास सीमेंट है, सीमेंट को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये सीमेंट बैग है, आज हमने यहां रखा है, कल को हम यहां मूव कर देंगे उसको। अब यहां मूव कर दिया तो ये लाइव लोड है। लेकिन अगर इसी सीमेंट से हम एक कॉलम बना लेते हैं साइड पे,
तो कॉलम को मूव जल्दी नहीं कर पाएंगे, वो स्टैटिक हो गया, परमानेंट हो गया, वहां पे उसको तोड़ के निकाल सकते हैं अलग चीजें, लेकिन वो मूव नहीं हो सकता है। इस केस में ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद सीमेंट में क्या हो गया, ये हो गया आपका परमानेंट लोड या फिर स्टैटिक लोड या डेड लोड बोल दो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ ही ऐसे ही आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट जब तक साइट्स पे पड़ी हुई है हमारी कोर्स या फाइन एग्रीगेट, वो तब तक लाइव लोड में आ गई। उसके बाद जैसे उससे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, रूफ में डाल दिया, किसी चीज में डाल दिया, तो वो परमानेंट हो गई सेटल वहां पे, तो वो आ गया डेड लोड में, स्टैटिक लोड भी बोल सकते हैं उसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए कोड कौन कौन से आते हैं। तो नॉर्मली जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग का डिजाइनिंग के लिए पढ़ोगे आप सब्जेक्ट को उसमें आगे, तो उसमें बहुत सारी कोड्स दी गई है, 10-12 से ज्यादा कोड्स है उसमें। तो उसमें से जो फर्स्ट कोड आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं डेड लोड के केस में, और उसी में ही मिलती है डेड लोड की सारी डेफिनेशन सब कुछ, वो आती है आपकी IS 875 पार्ट 1 1987 वाली। इसमें पार्ट 1 क्यों है, 875 में 1 से लेके 5 तक पार्ट है। 875 में 1 से लेके 5 तक है पार्ट, जिसमें से 1 to 4 हम नॉर्मली पढ़ते हैं, 5th को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते। अब ये 1 to 4 में 1 से 4 तक आज आपको मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से आते हैं। इस वाले केस में डेड लोड आता है 875 पार्ट 1 में। डेड लोड, अब ये 875 पार्ट 1 हमें क्या देता है डेड लोड का, तो वो हमें मटेरियल या फिर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो, और उसके साथ उसकी कितनी यूनिट वेट है वो कंसीडर कराता है। वो हमें यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, पार्ट्स एंड कंपोनेंट तीनों प्रोवाइड कराता है। अब ये जैसे कई केसेस में होते हैं, वॉल का यूनिट वेट दे देगा आपका वो, उसके बाद आपको सीमेंट रूफ का दे देगा यूनिट वेट ग्रेड के अकॉर्डिंग, स्टील का यूनिट वेट दे देता है, हर चीज का दे देता है वो। अब ये आप देख लो, ये आता है डेड लोड में अपना, ये बीम भी डेड लोड में आया, ये कॉलम भी डेड लोड में आ गया, और ये फ्लोर और ये स्लैब भी। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सब डेड लोड में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लाइव लोड की। लाइव लोड होता क्या है। लाइव लोड और इम्पोज लोड आर टेम्पररी और शॉर्ट ड्यूरेशन और मूवेबल लोड्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि लाइव लोड में हम उनको कंसीडर करते हैं जिनको हम मूव करते हैं या टेम्पररी के लिए वहां रखते हैं। लेट कंसीडर हम एक टेबल खरीदते हैं जिसपे लेट सपोज हम पढ़ते हैं, या फिर हम लैपटॉप रखते हैं, या किसी भी यूज के लिए हम एक टेबल खरीदते हैं। वो टेबल लाइव लोड में आएगा, ना कि डेड लोड में, क्योंकि वो टेबल मूवेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो परमानेंट वह नहीं है, हो सकता है वो टूट जाए तो हमें रिप्लेस करनी है, तो वो मूवेबल हुई, परमानेंट नहीं हुई। तो इन सब की चीजों में हम उसको लाइव लोड में कंसीडर करेंगे। साथ ही ये इंपोज लोड भी कहलाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे डेड लोड का मैंने बोला था परमानेंट या स्टैटिक लोड होता है, वैसे ही लाइव लोड का स्टैटिक इंपोज लोड भी बोलते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। लाइव लोड समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रोबेबिलिस्टिक लोड इंक्लूड ऑल द फोर्सेज दैट आर वेरिएबल। ये कहना चाहता है कि कई केसेस में या कई बार लाइव लोड प्रोबेबिलिस्टिक लोड्स को भी इंक्लूड कर देता है। प्रोबेबिलिस्टिक लोड इन द सेंस कि जो बहुत मतलब ऐसा आ सकता है, ये आया है या नहीं है, वो ऐसा फिक्स नहीं कि आ ही जाएगा, प्रोबेबल है मतलब आने वाला है, या हो सकता है आए, या फिर ये भी हो सकता है ना आए। इंक्लूडिंग दैट फोर्स दैट आर वेरिएबल। अब इसमें वो भी फोर्स कंसिडर हो जाता है जो वेरिएबल है टाइम टू टाइम। अब ये बहुत सारी चीज हो जाती है, जैसे ह्यूमन का वेट है, वेरिएबल है, कभी 10 लोग रहते हैं घर में, कभी 20 हो जाते हैं, शादी ब्याह में 100 भी हो सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कोड्स फॉर लाइव लोड। अब मैंने जैसा आपको पहले बताया था लाइव लोड के केसेस में कौन कौन सी केस कोड्स मतलब डेड लोड की केस में मैंने बताया था आपको 875 के 4 पार्ट्स होते हैं जो कंसीडर करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। वही 875 का पार्ट 2 यहाँ पे यूज होता है लाइव लोड के केस में। लाइव लोड के केस में अब ये यहाँ पे 875 पार्ट 2 यूज होगी। अब ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते ये लाइव लोड हमें देता क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। लाइव लोड हमें यूडीएल फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी ये क्यों कह रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के लिए वो यूडीएल देता है। सपोज रूफ है हमारे पास, ये रूफ हो गई। अब इस रूफ पे यूडीएल तो होगा, लेकिन अब मैंने अलमीरा लगाया, अलमीरा इतना देगा यूडीएल। अब मैंने टेबल लगाया, इसका अगर इंटेंसिटी 3 किलोन्यूटन पर मीटर है तो इसका होगा आपका, टेबल अगर यहां लगाते हैं तो ये हो सकता है 2 किलोन्यूटन हो।
अब ये अलग अलग यूडीएल दे रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के लिए ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग। यही अगर हम किचन में चले जाते हैं तो वहाँ पे लाइव लोड चेंज हो जाएगा, यही हम ड्राइंग रूम में चले जाते हैं लाइव लोड चेंज हो जाएगी, स्टडी रूम में लाइव लोड चेंज हो जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी चलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लाइव लोड आप देख ले, लाइव लोड ये हो गया ह्यूमन, ये डेड लोड हो गया, ये आपका कॉलम, ये बीम और ये रूफ, ये सब डेड लोड में आ गया। और ये जो ह्यूमन है ये मूव कर सकता है कहीं भी, तो ये लाइव लोड में आ गया। यहाँ पे आप किसी फर्नीचर को भी ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया यहाँ पे आर टेम्पररी और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आप देख लीजिए जो यहाँ पे बोला था ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, तो बाथरूम एंड टॉयलेट इन ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग के लिए 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है इसका यूडीएल, यहाँ पे यूडीएल आएगा। उसके बाद लिविंग एंड बेडरूम के लिए 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, ऑफिस रूम के लिए अलग अलग है, उसके बाद किचन के लिए अलग है, डाइनिंग रूम के लिए अलग है। ये आप सेव करके भी रख सकते हो, आप अगर आपको चाहिए तो आप ये सेव कर लेना। अब आगे बात करते हैं विंड लोड की। विंड लोड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोड होती है। अगर हम हाई राइज बिल्डिंग को कंसीडर करें तो नॉर्मली लोग 30 मीटर के अबव ही कंसीडर करते हैं विंड लोड को। 30 मीटर से नीचे की बिल्डिंग्स के लिए बहुत कम लोग कंसीडर करते हैं ऐसा। तो विंड लोड होता क्या है? एज द विंड ब्लोज अगेंस्ट द बिल्डिंग द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिवेशन इज कॉल्ड द विंड लोड। कहने का मतलब ये है कि विंड ब्लोज अगेंस्ट द बिल्डिंग। अब यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग हाई राइज बना दी, एक टावर बना दी, तो विंड तो ऐसे ही चलेगी, तो ये इसके अगेंस्ट चल रही है ना, ये बिल्डिंग तो यही है, तो इसके अगेंस्ट ये बिल्डिंग ये चल रही है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं अगेंस्ट द बिल्डिंग, तो ये एलिवेशन हो गया इस बिल्डिंग का, तो इसके एलिवेशन के अगेंस्ट चल रही है तो ये विंड लोड होगी। उसके बाद द बिल्डिंग स्ट्रक्चरल डिजाइन मस्ट ऑब्जॉर्व विंड फोर्स सेफली एंड efficiently and transfer them to the foundation in order to avoid structural collapse। अगर ये विंड लोड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है या फिर ये जो हमारी बिल्डिंग है इसकी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि विंड लोड को रजिस्ट कर सके या सेफली डिस्ट्रीब्यूट कर सके हमारे फाउंडेशन में, तो क्या होगा, ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, फिर ये गिरेगी नीचे सीधे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप विंड लोड का एज अ कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेफली डिस्ट्रीब्यूट हो सके किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए या टावर के लिए, कंसीडर करके चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कोड 875 पार्ट 3 यूज होता है, आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब पार्ट 1 डेड लोड, पार्ट 2 लाइव लोड, पार्ट 3 विंड लोड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है समझने को। अब जैसे ये हो गया, ये वाली अपनी ऐसे रूफ है ट्रायंगल वाली, ज़्यादातर ऐसे जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे स्नो गिरती है बहुत ज़्यादा, ताकि वो स्नो स्लिप हो सके ज़्यादातर केसेज में, जो कि होती है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो जब विंड ऐसे ब्लो करेगी तो यहाँ पे गैप बनेगा, तो इसकी वजह से यहाँ सक्शन होगा, तो ये अपलिफ्ट होने की कोशिश करेगी। दूसरी चीज इंटरनल प्रेशर होगी, जब कोई भी इंसान या कुछ भी रहेगा तो इंटरनल प्रेशर बनेगा ही बनेगा इस बिल्डिंग की। तो जब इंटरनल प्रेशर बनेगा तो वो बाहर की तरफ धक्का देगा और बाहर से विंड इस साइड धक्का देगा, तो ये बैलेंस रहता है। इसलिए सेम चीज नीचे भी काम करते हैं, लेकिन इस साइड थोड़ी सी अलग है। विंड ऐसे ब्लो करके इधर आती है और फिर ऐसे ऐसे हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि विंड यहां से आएगी ऐसे स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट नहीं, इन द कर्व, ठीक है। अब इसको आप सोचोगे ऐसे पास होना चाहिए, ऐसे नहीं होता, ये यहाँ आके ऐसे से घूमने लगती है, यहाँ पे सक्शन पैदा होता है। ये आपको कंसीडर करने वाली चीज है। यहां से विंड आई, एक्ट की, कोई बात नहीं, यहां से ऊपर से ट्रांसफर इस साइड सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता, ये यहाँ पे घूमती है, तो यहाँ पे घूमने की वजह से यहाँ सक्शन होता है, जैसा आप देख रहे हैं वहां पे। तो ये सक्शन वाली केस हो गई। अब इसमें एक और चीज आती है, जैसा आप इधर देख रहे हो कि ये अगर लोड इस साइड लग रही है तो ये पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान रखो। ये एरो डायरेक्शन अगर इस साइड है तो पॉजिटिव, अगर इसी में डायरेक्शन अंदर के साइड है चारों तरफ से तो ये निगेटिव होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब ये रेक्टेंगल में आप देखो, ये इधर जा रहा है, 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 तो ये पॉजिटिव है। और ये चारों अंदर के साइड आ रहे हैं, ये निगेटिव है। अब ये आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप कोड पढ़ेंगे 875 पार्ट 3, उसमें एक चीज जो बहुत अच्छी दे रखी है कोड में, आईएएस कोड में, वो ये है कि ऐसे ड्राइंग्स
बने हुए मिलेंगे आपको। और ये डायरेक्शन जो ये चारों तरफ जा रहे हैं ना, ये चेंज भी होते हैं उसमें। तो जब चेंज होते हैं तब भी उन्होंने दिखा रखा है कि कैसे कैसे पॉजिटिव होगा, किस डायरेक्शन में विंड लगने से निगेटिव होगा। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है वहाँ से, और काफ़ी ईजी होता है विंड लोड कैलकुलेट करना। हाँ, थोड़ा सा लंबा जाता है, वो बहुत सारे वो ड्राइंग्स बनते हैं, ऐसे बहुत सारे बनाने पड़ेंगे आपको, अराउंड 8 के अकॉर्डिंग बनते हैं। उन केसेस में आपको बनाना होगा, लेकिन विंड लोड का कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, बहुत इजी। तो वो आपको मजा आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्नो लोड। अब स्नो लोड की बात करें तो द बिल्डिंग विच आर लोकेटेड इन द रीजन वेयर स्नोफॉल इज वेरी कॉमन आर टू बी डिजाइन फॉर स्नो लोड। अब कॉमन सी बात है कि जहाँ पे स्नो फॉल होती है वहीं पे हमारी स्नो लोड के लिए बिल्डिंग डिजाइन होगी। अगर हम राजस्थान में स्नो लोड के लिए बिल्डिंग को कंसीडर करें तो वो बेवकूफ़ी होगी, और लोड की वजह से हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी, बिल्डिंग की इकोनॉमी। तो वो चीज़ होती है। अब स्नो लोड के लिए कौन सी कोड आती है? उसके लिए आती है 875 पार्ट 4। अब मैंने आपको बताया था 875 पार्ट 1 डेड लोड, 875 पार्ट 2 लाइव लोड, 875 पार्ट 3 विंड लोड, 875 पार्ट 4 स्नो लोड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ ड्राइंग दिखेगी कि स्नो लोड कैसे एक्ट करता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्नो जमा हो जाती है ज़्यादातर केसेज में। ऐसे ही देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, ये वाली रूफ वहाँ बनती है जहाँ पे स्नोफॉल होता है ताकि ये स्लिप हो सके ऐसे। अब स्लिप होती भी है और कई बार केसेज में रुकती भी, और जो कि रुकी क्योंकि स्नो बहुत लाइट वेट होती है तो वो स्टिक होते जाती है। तो आप देख सकते हो कि इतना जो है रूफ के ऊपर ये सब स्नो है डला हुआ। जैसे सेम आप यहाँ देख सकते हो, ये रूफ के टाइल्स के ऊपर इतनी गैप में स्नो है। यहाँ पे भी आप स्नो देख सकते हैं, ये रूफ पे कम है। उसके बाद ये वाली आप देख सकते हैं रूफ का ओवरव्यू। अब इसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज दिखाया गया, ये स्नो हो गई। अब इसमें आपको देखने वाली चीज है, ये लाइव लोड हो गई, ये सब डेड लोड में कंसीडर हो जाएगी। ये स्नो लोड हो गई, विंड लोड इसमें नहीं है सिर्फ बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात अर्थक्वेक लोड की। अर्थक्वेक लोड क्या होता है? अर्थक्वेक लोड्स डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर द बिल्डिंग इज लोकेटेड। अर्थक्वेक आपको पता ही है कैसे आती है। हमारी जमीन के नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब वो आपस में टकराती है या एक के ऊपर एक, जब वो ऐसे फ्रिक्शन पैदा करती है तब उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तब जाके अर्थक्वेक आती है बिल्डिंग पे। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटेंसिटी आती है, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग प्लेसेस बने हुए हैं, जोन्स बने हुए हैं। अब ये वही कह रहा है कि इट डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर द बिल्डिंग आर लोकेटेड। अब बिल्डिंग जिस प्लेस पे है, वो प्लेस जिस जोन में है, उस जोन के अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के हिसाब से हम कंसीडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली ये चीज है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन। द कोड गिव्स रिकमेंडेशन फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। कहने का ये मतलब है कि इंडिया को 4 अर्थक्वेक जोन में बांटा गया है। अब वो 4 कौन कौन से? पहला आता है जोन 2, फिर आता है 3rd, फिर आता है 4th, फिर आता है 5th। इसमें सबसे कम जो इंटेंसिटी आती है वो इसमें आती है, फिर इससे ज्यादा इंटेंसिटी इसमें आती है, फिर इससे ज्यादा इंटेंसिटी इसमें, और ये सबसे हाईएस्ट होता है। अब इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि उसके आने की जो फोर्स बोल सकते हैं उसको। अब जोन 5 में नॉर्मली 9 एंड एबव लेते हैं, 9 एंड 9 से ज़्यादा लेते हैं। अब इस वाले जोन में जो भी बिल्डिंग्स आती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है अर्थक्वेक से, और सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम इन्हीं वाले जोन को होती है। फिर ये भी मेजर में ही मान सकते हो आप, लेकिन इससे कम होता है इंटेंसिटीज में। बाकी ये दोनों नॉर्मली सेफ ही माने जाते हैं एक तरीके से, लेकिन कंसीडर उसमें भी करते हैं। सेफ तो क्या ही बोल सकते हैं। अब इसके लिए कोड कौन से आएंगी? तो इसके लिए कोड्स आती है 1893 2002 पार्ट 1 अर्थक्वेक के लिए आती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी कुछ कोड्स आते हैं, जैसे 4326 आती है 1993 की 5th एडिशन। ये भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये वाली कोड, जब हम लोड कैलकुलेशन करते हैं अर्थक्वेक के केस में और जब न्यूमेरिकल बनाते हैं। इसके अलावा एक और कोड आती है ये वाली आपकी, ये कोड भी आती है। अब ये कोड भी कहाँ यूज करेंगे? ये भी वहीं यूज करेंगे जब हम अर्थक्वेक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के टाइम यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसे एक्ट करता है, आप देख सकते हो अर्थक्वेक को
अर्थक्वेक लोड को हमने हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये देखो, ये स्टेबल होगा तो ऐसे होगा, फिर बिल्डिंग ऐसे कोलैप्स करती है वर्टिकल वाले हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स से, क्योंकि ये तो स्टेबल ही रहता है। अर्थक्वेक अचानक आती है तो नीचे वाली जो पार्ट होती है वो सडनली मूव करती है, तो जब सडनली मूव करेगी तो ये तो स्टैटिक कंडीशन में ही था, तो इस चक्कर में ज्यादा कोलैप्स होती है बिल्डिंग। उसके बाद आप ये देख सकते हो जोन्स इंडिया के, जो ब्लू वाली है ये आती है सेकेंड में, येलो वाली थर्ड में, ये ऑरेंज वाली आती है फोर्थ में, और फिर ये रेड वाली सीवियर में आती है। बहुत ज़्यादा हजार्ड यहाँ पे मचते हैं, जैसे गुजरात के अपना कच्छ वाला इलाका हो गया, फिर अपना ये बिहार वाले साइड में हो गया, उसके बाद ये अपना पंजाब वाले साइड में हो गया थोड़ा सा, फिर श्रीनगर वाले साइड में हो गया, ये सब आगे जोन 5 में। आगे बढ़ते हैं, ये आपको देखने वाली चीज है ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिटी स्टेट और ये जोन दे रखा है, कौन सा सिटी किस स्टेट का है किस जोन में है, सेम यहाँ पे भी वही चीज दे रखा है। अब अलग अलग सिटी अलग अलग स्टेट में है और उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू जोन बटा हुआ है, जैसे उत्तराखंड में ये अल्मोड़ा है 4 में है। अब 5 का देखना है तो गुजरात का भुज है, अपना फिर बिहार में देखना है तो दरभंगा 5 में है, उसके बाद इधर 4, 4, 4, 3 और 2 में है ही नहीं ज़्यादा कुछ। ड्राइंग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली जो जगह है ये वाली 3rd जोन में आती है, और ब्लू वाली अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, और फिर ये बहुत सारी जगह जो साउथ में वो सारी जोन 2nd में आ रही है जो सेफेस्ट होती है। तो ये था आज के लिए, ये आपने देख ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये था आज के लिए। अब बताना ये है कि आज हमने डिस्कस कर लिया लोड किस किस टाइप के होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे कैसे लगते हैं, किस किस कोड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको यही चीज पढ़ाएंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो कि अर्थक्वेक के न्यूमेरिकल में काम आती है। नॉर्मली बीटेक वाले ही कैलकुलेट करते हैं 4th ईयर में, अराउंड 4th या 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, ऐसा ही कुछ होता है। तो आपको ये चीज़ अब पढ़ाई जाएगी, तो आप ये वीडियोस ना मिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहे हमारी वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच।